स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉपर के निष्कर्षण में। हम लोग इस समय भर्जन कर चुके हैं, प्रगलन भी कर चुके हैं और प्रगलन के दौरान जो हमें गलित रूप में मिश्रण प्राप्त हुई है उसे हम मैट के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। और अब इस मैट से हम कैसे कॉपर को अलग करेंगे, इसके लिए हमें अगले स्टेप की आवश्यकता होती है, अगले प्रक्रिया की जरूरत होती है। तो हमारा अगला प्रक्रम क्या है? बेसमराइजेशन अर्थात बेसमरीकरण होता है। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं बेसमरीकरण किस प्रकार से होता है। तो बेसमरीकरण कराने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटे से पात्र की जरूरत होगी, एक ऐसे यंत्र की जरूरत होगी जिसे हम बेसेमर परिवर्तक कहते हैं, यानी बेसेमर कन्वर्टर के रूप में उसे हम जानते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर एक कन्वर्टर दिख रहा है, ये आपका बेसेमर परिवर्तक का ही प्रारूप है। तो कुछ इस प्रकार से बेसेमर परिवर्तक आपको दिखने में लगता है, यानी इस तरीके से इसका प्रारूप होता है। तो अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि बेसेमर परिवर्तक का अगर हमें वर्णन देना है तो हम कैसे देंगे, कैसे इस पर विचार अपना व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे जानेंगे? बेसेमर परिवर्तक स्टील का बना एक ऐसा संयंत्र होता है जिसका आकार नाशपाती के समान होता है, यानी इसकी जो आकार है, आकृति है, वो किसके समान है? वो नाशपाती के समान है। कुछ इस प्रकार आपको दिख भी रहा है, मध्य का भाग नाशपाती के आकार का। ठीक है, और यह अंदर की तरफ से, यानी इसके अंदर की तरफ से, अब इसका जो बाह्यतम जो आउटर लेयर है वो किसका है? स्टील का, यानी स्टील की बॉडी होती है और अंदर की तरफ एक लेयर लगा होता है, और वो लेयर किसका होता है? किसी क्षारीय स्तर का होता है। कैल्शिया और मैग्नीशिया का हम यहाँ पे अस्तर लगा लेते हैं, क्योंकि इस धातु के निष्कर्षण में एक बेसिक लाइनिंग की जरूरत होती है, क्षारीय स्तर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वो क्षारीय स्तर के रूप में हमने क्या प्रयोग किया है? CaO + MgO अर्थात कैल्शिया और मैग्नीशिया के मिश्रण को प्रयोग किया है। और अब जैसे ही अस्तर लगा लेते हैं, अब चूंकि ये आपका मध्य वाला जो भाग है नाशपाती के आकार का, यानी इस भट्टी, एक प्रकार का ये भट्टी भी कहलाएगा। तो इस भट्टी का मूल भाग जो आपका है वो एक टर्नियर की सहायता से बीच में टिका रहता है। देखिए ये कहाँ पे लटका हुआ है? टर्नियर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टर्नियर है। टर्नियर का मतलब जिसके माध्यम से घुमाया जा सके, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जा सके? मोमेंट कराया जा सके, टर्न कराया जा सके, यानी घुमाया जा सके, वो होता है टर्नियर। तो इसको टर्नियर पर स्टैंड किया जाता है और इसके अंदर हम वो पदार्थ भर लेते हैं जिसका हमें बेसमरीकरण कराना होता है। अर्थात इसके अंदर हमने प्रगलन क्रिया के दौरान वात्या भट्टी से प्राप्त क्या लिया? मैट प्राप्त किया था, जो उसको ले लिया, और उस मैट में हमने क्या मिला लिया? थोड़ा सा सिलिका SiO2 मिला लिया या रेत मिला लिया, और इसे गहन बनाकर इस भट्टी के आंतरिक भाग में उसे डाल दिया। और अब एक ट्यूबर का सहारा लेते हैं। ट्यूबर आप पिछले भी कई प्रक्रमों में भट्टियों के अंदर भी देख चुके हैं कि एक ट्यूबर का काम क्या होता है? उसके थ्रू वायु को अंदर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्यूबर लगा होता है, उस ट्यूबर की सहायता से वायु को अंदर प्रवाहित किया जाता है। ठीक, तो अब उस ट्यूबर की सहायता से गर्म वायु को अंदर भेजा जाएगा और धीरे धीरे ये भट्टी को गर्म किया जाएगा। और जब भट्टी के अंदर रखा हुआ अयस्क जब पिघलने लगता है, या जो भी हमने यहाँ पे चार्ज के रूप में लिया है वो पिघलने लगता है, तो इसके अंदर क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो अब इस भट्टी के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है, उससे पहले एक बार पुनः हम लोग इसको रिपीट करेंगे कि बेसेमर परिवर्तक क्या है, बेसेमर कन्वर्टर किसे कहते हैं। बेसेमर परिवर्तक स्टील का बना हुआ एक ऐसा संयंत्र या एक ऐसी भट्टी होती है जिसके आंतरिक सतह पर अंदर की ओर क्या लगा होता है?
कैल्शियम और मैग्नीशिया का क्षारीय स्तर लगा हुआ होता है और इसके आंतरिक भाग में हम चार्ज को रखते हैं और साथ ही साथ यह बेसेमर परिवर्तक ऑलरेडी एक कहाँ पे टर्नियर पर स्टैंड होता है, वो टर्नियर के माध्यम से आसानी से उसे घुमाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये स्टैंड होता है और इसके मध्य में एक ट्यूयर लगा होता है जिसकी सहायता से वायु को अंदर प्रवाहित किया जाता है। निचले हिस्से में क्या होती है, भट्टी का अग्नि स्थान यानी जहां पे हम ईंधन को जलाते हैं वो स्थान होता है। तो अब इसके अंदर हम कैसे विषमरीकरण करते हैं, इसके लिए हमने प्रज्वलन क्रिया के दौरान प्राप्त मैट में सिलिका मिला लिया और चार्ज बनाया और उस चार्ज को ले जाकर बेसेमर परिवर्तक में डाल दिया और अब इस बेसेमर परिवर्तक को गर्म किया गया और साथ साथ में वायु की धारा भी प्रवाहित की गई। तो ऐसे में जैसे ही ये गर्म होता है तो इसके अंदर कुछ क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब वो क्रिया कौन कौन सी कैसे संपन्न होती है, उनको कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से आपको समझना होगा। तो आइए समझते हैं रासायनिक अपक्रिया इसके अंदर कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले हमने चार्ज में लिया क्या क्या है। तो हमारे पास चार्ज के रूप में है मैट और मैट में होती हैं दो घटक Cu2s प्लस FeS। ये हमें मैट के रूप में मिला था, ये आपका मैट, और प्लस इसी में हमने ऐड किया सिलिका SiO2। अब ये इतने घटक हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा तो सबसे पहले क्रिया कौन सी होगी। देखिए इसमें मात्र 4 रिएक्शन होते हैं। कितने रिएक्शन होते हैं, केवल 4 रिएक्शन, ध्यान देना है, बहुत ही सरल है इसका कन्वर्जन। अक्सर बच्चे घबराते हैं रिएक्शन से, जबकि रिएक्शन बहुत इजी होता है। अब जैसे इसमें रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, बहुत ही सरल है। कैसे सरल है, मैं आपको बता रहा हूं कि केवल आपको दिमाग में रखना है कि इसमें कितने रिएक्शन होने हैं, 4 रिएक्शन होने हैं, मात्र 4 रिएक्शन आपको पढ़ने। और कैसे, मैं आपको एक एक करके क्रमबद्ध बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें से जो आपका FeS होगा, FeS की अधिकतम मात्रा, लगभग अधिकतम क्या, लगभग पूरी मात्रा हम कह सकते हैं, क्या हो जाता है, ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो FeS प्लस O2 गिव्स आउट FeO प्लस SO2। ये बन गया हमारे पास रिएक्शन। कितना सरल है, कैसे, हमने क्या किया, इन 3 घटकों में से किसको, FeS को क्या किया, वायु के साथ रिएक्ट कराया, क्योंकि इसमें जब ट्यूबर के माध्यम से एयर अंदर आता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, FeS पिघलने शुरू होते हैं और पिघल कर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeO में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 वाष्पशील शुद्धि के रूप में बाहर निकलने लगती है। ऐसे में अब क्या होगा, आपका FeS तो FeO में बदल गया, अब बचा क्या, अब आपका जो भी FeO बचा है यानी बना है, उसी दौरान ये हाई टेम्परेचर पर होता है, ये धीरे धीरे सिलिका के साथ क्रिया कर लेता है, यानी ये आपका सिलिका के साथ क्रिया करेगा, FeO प्लस SiO2। ये सिलिका के साथ क्रिया करके क्या करता है, ये बना लेगा फेरस सिलिकेट। अभी देखिए पीछे कई बार धातुमल के रूप में, अभी पीछे प्रज्वलन में भी आपने देखा था। तो ये फेरस सिलिकेट कैसे बना, ऑक्सीजन में मिला, ऑक्सीजन 3 हो गया तो Fe बच गया, SI बच गया, यानी FeSiO3। ये किस रूप में आ रहा है, धातुमल के रूप में आ रहा है, जी हाँ, स्लैग के फॉर्म में आ रहा है ये। तो ये हमारा स्लैग हुआ जिसका नाम क्या है, फेरस सिलिकेट। पीछे आपने इसका नाम भी दे रखा है, किस रूप में, फेरस सिलिकेट। यहाँ हम लिख दे रहे हैं फेरस सिलिकेट, ठीक है। तो ये हमारा फेरस सिलिकेट नामक धातुमल बन गया। और धातुमल कहाँ होता है, धातुमल धीरे धीरे गलित धातु के ठीक ऊपर आने लगता है, यानी ये ऊपर एकत्रित होता रहेगा, राइट। फिर आगे क्या होगा, अब बचा कौन, Cu2s। अब Cu2s भी ऑक्सीकृत हो जाता है वायु द्वारा। ये देखिए कैसे ऑक्सीकृत हो रहा है, Cu2s प्लस O2 गिव्स आउट, बताओ इस समय S क्या बनकर चला जाएगा,
SO2 और Cu भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर किस रूप में चलाएगा, Cu2O के रूप में चलाएगा। हालांकि ये आंशिक रूप से, गौर करना, ये आंशिक रूप से क्रिया होती है, यानी इसकी जो फेरस सल्फाइड की यानी FeS की जो क्रिया होती है वो भी आंशिक रूप से होती है, और इसकी भी क्रिया ऑलरेडी, सॉरी FeS तो पूरा आपका हो ही चुका है। तो Cu2S जो हमारा है वो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है Cu2O में और SO2 गैस में, यानी आपका Cu2S का कुछ भाग क्या हो गया, Cu2O में बदल गया, लेकिन ज्यादातर भाग अभी भी बचा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब हम देखते हैं बैलेंस ही चाहो तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। S चला गया O2 के साथ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने के लिए कितना बढ़ाओगे, यहाँ पे 2 बढ़ाओगे, यहाँ पे 2 बढ़ाओगे और यहाँ भी 2 बढ़ाओगे, तो कॉपर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, सल्फर 2, इधर आपका 2, ऑक्सीजन 2 दुनाई 4 और 2 दुनाई 4 2 6, तो यहाँ आप क्या बढ़ा देंगे 3 3 दुनाई 6। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब जो आपका Cu2O बना वो और प्लस जो Cu2S थोड़ी मात्रा में बचा था वो, ये दोनों मिलकर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यही है, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर बनाती हैं, यहां आप रिजल्टिंग रिएक्शन देख सकते हैं, Cu2S plus Cu2O gives out Cu plus SO2, राइट। यानी यहां से जो कॉपर होगा वो पूर्णतया अपचयित हो जाएगा, चाहे वो Cu2O के में रहा हो और चाहे वो Cu2S में रहा हो, ये कॉपर आसानी से अपचयित हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से मिलकर। तो ऐसे में अपचयित होकर कॉपर आपका अलग हो जाएगा और यहाँ SO2 गैस अलग हो जाएगा। अब इसे बैलेंस कर लेना होगा, तो यहाँ पे हम कितना बढ़ा देंगे, चूंकि SO2 आपका निकल रहा है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, तो यहाँ भी कितना बढ़ाना होगा 2, तो आपका ये हो गया 6, आपका ये बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मेटल कॉपर आ रहा है वो किस अवस्था में आ रहा है, गलित अवस्था में आ रहा है, मोल्टन मेटल के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने लास्ट रिएक्शन से ये देखा कि कॉपर अपचयित होकर मुक्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस हेडिंग से आपको एक महत्वपूर्ण परिभाषा मिलती है, वो अक्सर पूछा जाता है कि अपचयन इस क्रिया के दौरान अपचयन होता है। अब वो अपचयन कैसे कहलाएगा, कैसे कॉपर अपचयित हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं इसमें कि कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर के सल्फाइड और कॉपर के ऑक्साइड दोनों जब आपस में स्वतः अपचयित होते हैं तो इस क्रिया को स्वतः अपचयन कहते हैं, और स्वतः अपचयन द्वारा ही इस प्रक्रम में कॉपर आपका मुक्त हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमने कॉपर को मुक्त किया। और अब चलते हैं, ध्यान देंगे तो जब कॉपर यहाँ ऑलरेडी अलग हो जाएगा गलित अवस्था में, और कुछ इम्प्योरिटीज क्या होंगी जो अगलनीय है वो नीचे रह जाएंगी और आपका स्लैग ऊपर आ जाएगा। तो पहले इसको हल्का सा टेढ़ा करके टर्नियर पर घुमा के स्लैग को बाहर निकाल लिया जाएगा बहाकर, जो शेष बचेगा उसे एक सिलिका के टैंक में या एक सिलिका के चौड़े से पॉट में उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा या पलट लिया जाएगा। ठीक, तो अब सिलिका की जब इसको एक चौड़े से हाउस में पलट लिया जाता है और फिर क्या करते हैं, फिर धीरे 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 उसको ठंडा करते हैं। क्योंकि जब ये गर्म होता है आपका धातु गलित अवस्था में रहता है, तो ऐसे में SO2 जो गैस बन रही है ये पूर्णतया इस गलित अवस्था से मुक्त नहीं हो पाती, बल्कि कुछ SO2 गैसें उस गलित मेटल में घुली रह जाती हैं। ठीक, तो ऐसे में जब इसे ठंडा किया जाता है तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है वैसे वैसे इसमें से SO2 गैसें ऊपर की तरफ भागती हैं, यानी बुलबुले के रूप में ऊपर आती हैं। और ऊपरी सतह पर जहाँ पे हमने धातु को क्या किया, पलट कर रखा हुआ है, तो आप देखेंगे उसके ऊपरी सतह पर जब SO2 आएगा तो एक बुलबुला बनाएगा, और वो बुलबुला ऑलरेडी कुछ समय बाद क्या होता है, फट जाता है, टूट जाता है और उसकी सतह पर फफोला पड़ जाता है।
क्या पड़ जाता है, फफोला पड़ जाता है। तो इस प्रकार के कॉपर को एक नया नाम दिया जाता है, इसे फफोलेदार कॉपर या फिर उसे ब्लिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर आता है या ऐसे जनरली भी इसकी खूब चर्चा होती है कि ब्लिस्टर कॉपर किसे कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर यानी फफोलेदार कॉपर क्या है, किसे कहते हैं। तो सिंपल है, ब्लिस्टर कॉपर किसे कहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कॉपर के निष्कर्षण के दौरान बेसमरीकरण से प्राप्त कॉपर, बेसमरीकरण से प्राप्त गलित कॉपर को ठंडा करने पर उसके सतह पर फफोला पड़ जाता है, इसीलिए इसको फफोलेदार कॉपर, या सिंपल और सरलता से कह सकते हो कि बेसमरीकरण के पश्चात प्राप्त कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, आगे कारण भी समझा दीजिए कैसे। क्योंकि इस प्रकार के कॉपर को जब ठंडा किया जाता है तो धीरे धीरे उसमें घुली हुई SO2 गैस उसकी सतह पर आकर फफोले डाल देती है, इसीलिए इसको फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या इसमें नहीं है। समझ में आ गया बेसमरीकरण सबको। अच्छा, एक बड़ी ही आसान चीज है, इसमें बहुत ही सरलता से आप समझ सकते हो। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने कभी देखा होगा गन्ने के रस से जब गुड़ बनता है तो वहां की जो प्रक्रिया होती है उससे काफी मैच करता है ये प्रकरण। वो कैसे, आपने देखा होगा कि जब गन्ने के रस को पकाकर खूब गाढ़ा कर दिया जाता है और उसे कढ़ाई से बाहर निकाला जाता है, तो आपने देखा होगा एक लकड़ी के चौड़े से होता है ना, लकड़ी का चौड़ा सा एक, तो उस लकड़ी के चौड़े से एक ग्राही में कलेक्ट किया है। गांव की भाषा में उसको क्या कहते हैं, चाक या चकवा बोलते हैं। तो उस लकड़ी के चकवे में उस गन्ने के गाढ़े रस को क्या किया जाता है, पलट लिया, यानी पकाकर उसे पलट लिया जाता है। और आप जानते हैं कुछ समय बहुत गर्म होता है, उसमें ऑक्सीजन गैसें घुली रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है आप देखते हैं कि उसके ऊपरी सतह पर धीरे धीरे एयर का बुलबुला आकर, एक बुलबुला आता है ना, बुलबुला आपने देखा होगा बुलबुला, तो वो बुलबुला आके आसानी से ऊपर टिक जाता है और जैसे ही पूर्णतः वो ठंडा होता है वो बुलबुला फट जाता है, यानी उसकी सतह एकदम फफोलेदार हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। फफोला आप सभी जानते हो भाई, फफोला का मतलब क्या है, जैसे आप कभी देखिए स्किन पर कहीं जल गए तो क्या होता है, एक बुलबुला उठ जाता है और वो बुलबुला फट जाता है, तो कहते नहीं हो फफोला पड़ गया, या बुलबुला ही उठ गया तो आप बोलते हो फफोला पड़ गया। तो इस तरीके की जो बुलबुलें होती हैं तो वही फफोले का निर्माण करती हैं, राइट। तो ऐसा ही ठीक कॉपर के अंदर है, ऐसा ही ठीक कॉपर के अंदर है। तो फफोलेदार कॉपर का कारण क्या है, क्योंकि उसकी सतह पर SO2 गैस, ठंडा जब होता है आपका वो, तो SO2 गैस धीरे धीरे करके मुक्तों के ऊपरी सतह पर आकर फफोले बना लेती है, इसीलिए फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। तो आपको बात समझ में आया होगा कि कैसे हमने कॉपर को अपचयन क्रिया के दौरान, बेसमरीकरण प्रकरण के दौरान इसको हमने प्राप्त किया, यानी बेसमरीकरण क्रिया किया और उसी भट्टी के अंदर अपचयन हुई, स्वतः अपचयन हुई, तब जाके हमें कॉपर मुक्त रूप में प्राप्त हुआ। तो ये था हमारे पास कॉपर का निष्कर्ष।